Hello everyone, welcome back to Rubex. Today in this video we will discuss with you the previous year question paper of class 12 physics, right? Let us begin the lecture. So let's see what our first question is. तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि draw the pattern of electric field lines when a point charge -2 is kept near an uncharged conducting place, right? तो हमें क्या पता है कि due to a माइनस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? इनवर्ट होती है, ठीक है? इनवर्ट ऐसे होती है, बट हमने क्या करा है यहाँ पे अब एक कंडक्टिंग प्लेट को रखा है, ठीक है, जो कि अनचार्ज है, बगल में रख दिया इसके बगल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने इसके बगल में एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रख दी है, ठीक है, मतलब कंडक्टिंग प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज में यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे रेड चार्ज हो जाएंगे, ऑलराइट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी चार्ज की वजह से, अब बिकॉज ऑफ दिस प्लेट, अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से निकल के ऐसे बनेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहना है इस सरफेस से भी, इस सरफेस से भी, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, कि वो परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस पे, राइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इससे मार्क्स कटते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, प्लस से निकलेगी और माइनस में एंटर करेगी, ठीक है, तो शुरू हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। Second question is, how does the mobility of electrons in a conductor change if the potential difference applied across the conductor is doubled, keeping the length and temperature of the conductor constant, ठीक है। तो मोबिलिटी कैसे बदलेगी? तो देखो मोबिलिटी होती क्या है, हमको पता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कितना होता है, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वी कितना होता है हमारा, को याद हो अगर, ये होता है ई टॉ अपॉन एम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो क्या होगा, वी डी अपॉन ई, यहाँ से इसको नीचे लिया उधर, ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। तो ई टॉ अपॉन, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी मोबिलिटी है वो तो डिपेंड ही नहीं कर रही वोल्टेज वगैरह पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि देयर विल बी नो चेंज, ठीक है, नो चेंज इन द मोबिलिटी, ऑलराइट। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? It is the minimum frequency which is required to emit electron from the photosensitive surface, alright, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी बेसिकली इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। मतलब कि जैसे मान लो अगर मेरी ये एक रेडिएशन है, ठीक है, इस रेडिएशन के अंदर अगर मान लो ज्यादा फोटोन्स होंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, कम होंगे तो कम होगी, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, राइट। ओके, सो वन मोर थिंग, इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करूंगा जिसमें डेरिवेशन वगैरह जो पूछी गई हो, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर अपने आप में पूरा टॉपिक बन जाता है, ठीक है, उसको डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। अगर आपको समझना हो तो उसके लिए आप अलग से एक रूबेक्स पे क्लास शेड्यूल कर सकते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है, मेरे साथ। तो वहाँ पे हम सीखेंगे अच्छे से, डिटेल में देखेंगे उसको, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह को। अब इस वीडियो के लिए मैं खाली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड है और जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, और जो डेफिनेशन है मैं उसको भी अवॉइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सब आप वो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। दिक्कत खाली आती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में और न्यूमेरिकल्स में, राइट। तो जैसे ये अभी इसमें डेफिनेशन जो थी फ्रीक्वेंसी वगैरह की, सर आपको कर लेंगे ना, हम खाली डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ऑफ पोलराइजिंग एंगल ऑफ 30। तो याद करिए कि पोलराइजिंग एंगल कैसे कैसे रिलेट होता है वो विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमको पता है यू इज इक्वल टू कितना होता है, tan ऑफ आई पी, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, है ना, एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, जो हाउ स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी नो दैट u इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन v, ठीक है। अगर मुझे u पता होगा तो मैं c भी पता ही है, ठीक है, मैं v निकाल लूंगा, v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा c अपॉन म्यू, ठीक है। तो c अपॉन म्यू कितना होगा, म्यू यहाँ से निकाल लो, tan आई पी, यानी कि tan आई पी कितना दे रखा है मेरे को, tan 30 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो खाली tan 30, राइट, ये कितना हो गया, तो c अपॉन 1/√3, ठीक, यानी कि c√3, ये बोल सकते हैं कि 3√3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इन स्काई वेव मोड ऑफ प्रोपगेशन व्हाट व्हाई इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल रिस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज। हाँ बताइए ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारी स्काई वेव प्रोपगेशन होता है क्या, एक्चुअली हमारा ऐसे अर्थ होती है, ठीक है, यहाँ पे एंटीना लगे होते हैं, ठीक, मतलब हमारा ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसमीटर मेरा एक वेव भेजता है,
ठीक है, और ये आयोनोस्फीयर में जाके टकरा के वापस यहाँ पे रिसीवर एंड पे आती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर इस ये क्या है मेरा, ये मेरा आयोनोस्फीयर है, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रांसमिटिंग वेव की अगर फ्रिक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज ज्यादा होगी ना, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आने की जगह ये इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज को कि वो 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की ना हो, ठीक है। ये इसका मतलब था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेंज ऑफ कवरेज इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन डिपेंड। ओके, ऑलराइट। तो ग्राउंड वेव जो प्रोपगेशन मोड होता है वो बेसिकली हम उसको यूज करते हैं फॉर लो फ्रिक्वेंसी, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो डिपेंड करता है दो चीज पे, किस पे, एक तो फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटिंग वेव, और दूसरा पावर ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, पावर ऑफ ट्रांसमिशन, ऑलराइट। इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड पावर ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो two bulbs are rated P1V and P2V if they are connected in series in parallel across a voltage V. Find the power dissipated in the two combination in terms of P1 and P2. अच्छा, हमको निकालनी है पावर डिसिपेटेड, ठीक है। बल्ब B1 की जो मेरी पावर रेटिंग क्या रखी है, P है, P1 है, और वोल्टेज कितना V है, ठीक है। और B2 के लिए क्या है, पावर रेटिंग ये P2 है और वोल्टेज V, ठीक है। तो बताओ इनका रजिस्टेंस कितना हो जाएगा बल्ब का, फिर रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1, राइट। क्यों, क्योंकि जो मेरा वो होता है पावर होती है क्या होता है, V2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, ठीक है। तो जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने ऐसे पावर निकाली, ठीक, मैंने ऐसे रजिस्टेंस निकाल लिया, और पहले P2 चले जाए, ठीक है। इसी तरह से रजिस्टेंस कितना होगा बल्ब 2 का, ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, राइट। रजिस्टेंस निकल गया, ठीक है। अब अगर मैं इनको मान लो एक सीरीज में लगाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। मान लो मेरे बल्ब V1 V2 लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस में इनका जो इक्विवेलेंट कितना होगा रेजिस्टेंस, पहले वो निकालते हैं। ये कुछ होगा, अब R2 होगा, ठीक है, इसको RS बोल दो, कितना होगा ये होगा V स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। यानी कि V स्क्वायर P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2, ठीक है। ये सीरीज के लिए हो गया। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा वो निकाल लेते हैं पहले। आरपी कितना होगा, वो होगा R1 R2, ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ऐसे होगा, राइट। तो देखो ये कितना हो जाएगा, R1 कितना है V स्क्वायर अपॉन P1, R2 है V स्क्वायर अपॉन P2, और इसकी वैल्यू कितनी है R2 की हमने अभी निकाल ली यहाँ पे, ये है ना। तो यहाँ पे V स्क्वायर P1 प्लस P2 अपॉन P1 P2, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना कितना आएगा, ये आएगा, ये चलेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2 कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस आ गया कितना, सीरीज का, ये सीरीज का ये आ गया। तो हमें क्या निकालनी है, पावर डिसिपेटेड। हाँ, तो सीरीज में कितनी पावर डिसिपेट होगी बताओ, वो होगी पावर कितनी होती है, V स्क्वायर अपॉन R होती है। हम पहले सीरीज के निकालेंगे तो यहाँ पे सीरीज का रेजिस्टेंस ले लेंगे, RS ले लेंगे, है ना। तो V स्क्वायर अपॉन RS कितना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये रहा, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2 अपॉन P1 इंटू P, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है, ये हो गया पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे कितने उसमें वैल्यू कितनी आएगी, V स्क्वायर अपॉन RP निकालेंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो V स्क्वायर RP कितना है, ये है मेरा V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। ये पैरेलल में रखा है ये, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा P1 प्लस P2, यानी कि पावर डिसिपेटेड जो होगी इन बल्ब के थ्रू इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो इतनी होगी, ठीक है, और जो पैरेलल में कितनी होगी वो इतनी होगी, सम हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 when it is kept in a medium of refractive index 1.4, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं किसी लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 दे रखा है, ठीक है, मान लो म्यू दे रखा है 1.5, ठीक है, उसका म्यू2 मान लो, ठीक।
एंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव कितना है उसको मान लो म्यू1 कितना है वो 1.4। ठीक, मतलब मान लो कि ऐसे मेरा ये लेंस है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, मैंने ऐसे किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, ऐसे। अब मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 मैंने मान लिया, इसको मैंने म्यू मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू लेंस का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है 1/f इज इक्वल टू, ये क्या होता है, म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा, R1 जो है, ठीक है, वो लेट से अगर मान लो R है तो R2 कितना होगा, वो माइनस R हो जाएगा, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है ना, ये इस तरह से है, ठीक है, ठीक। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालना है ना, नहीं हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अच्छा, तो मतलब हमें पावर देखिए, पावर हमने देखिए, पावर हमारी देखी है इक्वल टू माइनस 5D, तो इससे हम वो निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, कितना है फोकल लेंथ इक्वल टू 1/D, है ना, तो यानी कि 1/1.5 माइनस, ठीक है, तो मेरी ये फोकल लेंथ आ गई इसकी, ये आ गई, अच्छा ये मीटर हो जाएगा, तो मान लो कि ये है ना सेंटीमीटर, ठीक, अरे नहीं यार पावर तो हमारी 5 है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, राइट, मुझे एफ मिल गया, सिंपल खाली इसे पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1/-20, ठीक है, इक्वल टू V2 कितना लिया मैंने, लेंस का कितना है 1.5 है, इसका 1.4 है, -1, और मेरा R1 है, जिसको मान लो अगर वो R है, तो मेरा R2 भी हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा R, तो ये प्लस कर देगा इसको, ठीक है, हटा दो यहाँ पे, तो देखो कितना आ रहेगा 20 और 1.4 0.1 आएगा ऑन 1.4, ठीक है, और ये जाएगा 2/R, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे हम कॉल करके, तो इससे कर लेना फिर आप, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है an equilateral glass prism has a refractive index 1.6 in air. Calculate the angle of minimum deviation of the prism when kept in the medium of refractive index or √2/5। अच्छा, तो चलो पहले मैं इसको बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ, तो देखो, बोल रहा है कि एयर में, ठीक है, जैसे मान लो मेरा प्रिज्म है, ठीक है, एयर में, तो मान लो पूरी एयर है, तो इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, यू कितना है इसका 1.6 रहता है, ठीक है, एयर में, यू एयर। अब जब मैं इसको इसके किसी मीडियम में डालूंगा, ठीक है, मुझे निकालना है इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्लेस व्हेन केप्ट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस प्रिज्म को इस मीडियम में रख दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4√2/5 है, तो इसका मान लो म्यू कितना है, मीडियम 4√2/5 है, और जो मुझे पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला विच रिलेट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये क्या होता है, म्यू होता है इक्वल टू साइन ए प्लस डेविएशन एंगल, ठीक है, मिनिमम डेविएशन एंगल अपॉन 2 अपॉन व्हाट A/2 साइन एंगल, ठीक है, ये होता है, तो फिर यहाँ पे ये ना म्यू जो होता है वो क्या होता है, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, मतलब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहाँ पे मुझे एयर हो, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा कोई मीडियम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है, मतलब म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा म्यू इक्वल टू, म्यू कितना है एयर में, कितना है 1.6 है, और मीडियम में कितना है 4√2/5, राइट, कितना होगा ये देखो, 5 into 6 हो जाएगा ऊपर 4√2, रूट चाहिए, ये √2 हो गया, ठीक है, यानी कि ये √2 के इक्वल हो गया, राइट। अब देखो क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, तो ए कितना होगा, ए कितना होता है, ए वाला एंगल होता है, ठीक है, 60 डिग्री आएगा एंगल, कंप्यूट करते हैं यहाँ पे, √2 कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस मीडियम निकालना है अपॉन 2, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो साइन हाफ होता है, हाफ मतलब ऊपर चला जाएगा, ये 2 साइन 60 डिग्री प्लस डी अपॉन, ठीक है, देखो ऑटो सब करते हैं, इसको काट लेते हैं, तो देखो ये 2 इसके नीचे आएगा, √2/2 इक्वल टू साइन ऑफ जो भी है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इसे इसे कट करो, इसे करता हूँ उसको, इससे कट जाएगा, ठीक है, 1/2, ठीक है, ये कब होता है, इट इज इक्वल टू साइन 47, ठीक है,
साइन 45 डिग्री में 1/√2 होता है, तो मुझे पता है। तो ये कितना, यहाँ पे ये चीज कितनी थी, ये चीज थी यहाँ पे 60 डिग्री प्लस ये अपॉन जो 2 है वो 40 डिग्री चले जाएगा, यानी कि यहाँ से मेरा डी निकल जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ इनवर्टेशन निकल गया कितना 30 डिग्री, क्योंकि ये और उसमें क्या बोल रहा है, an alpha particle and a proton of the same kinetic energy are in turn allowed to pass through a magnetic field B. ठीक है, acting normal to the direction of the motion of particles. Calculate the ratio of area of the circular path described by them. अच्छा, तो चलो ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देख, अगर मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो अगर यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो क्या होगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वो ऐसे मतलब ऐसे पूरा घूम जाएगा इसमें तेल निकलेगा सर्कल, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये सर्कल ऐसे बना लेंगे, ठीक है। मुझे इसका रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है, एक बार मैंने अल्फा पार्टिकल, मैंने खाली प्रोटॉन लिया, एक बार मैंने अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमें एक बात हमें पता होनी चाहिए कि मेरा प्रोटॉन होता है, ठीक है, मेरा जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो He वो पूरा से होता है ना, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो पता होना चाहिए मेरे को। और जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल कितना होता है, वो होता है 4 टाइम्स, सॉरी मास होगा 4 टाइम्स चार्ज होगा, ठीक है, कितना 4 ऑफ, ठीक है, ये मास ठीक है, ठीक है, ये बदल गया हमें, ठीक। अब जब ये यहाँ पे मान लो एक प्रोटॉन अगर यहाँ से आता है इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा कितना, 2 फोर्स लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होगा कितने इक्वल होगा, ये होगा एमजी स्क्वायर अपन आके इक्वल होगा, ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल होगा, यहाँ से मैं वी भी काट दूंगा, तो मेरे यहाँ से रेडियस कितना आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है एम वी अपॉन यू वी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आई एम नॉट टू पास, ठीक है, सेम है, ठीक है, मतलब मैंने किसी मतलब के अल्फा इज इक्वल टू के प्रोटॉन, ठीक है, ये सेम है। अब देखो इस फॉर्मूले में कैसे लाऊंगा काइनेटिक एनर्जी को, ये तो मेरा मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम अपन 2 भी हो गया है, तो आई नो पी कितना होता है, अंडर रूट 2 के एम होता है, मुझे पता है, राइट, तो मैं पुट कर दूंगा इसको अंडर रूट 2 एम के अपॉन, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको डालूंगा एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए या प्रोटॉन के लिए, ठीक है, आर अल्फा अपॉन आर प्रोटॉन कितना होगा, रहेगा रूट 2 एम अल्फा अल्फा पार्टिकल अपॉन क्यू ऑफ अल्फा इंटू, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 2 एम प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, और दूसरी तरह कर सकता है इसमें, ये कांस्टेंट कटेगा, ये के कट जाएगा दोनों के में, ठीक है, और यहाँ पे ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा मेरा अंडर रूट एम अल्फा अपॉन एम प्रोटॉन, ठीक है, इंटू क्यू पी ऑफ क्यू, ठीक है, तो क्यू पी अपॉन क्यू अल्फा कितना आ रहा है यहाँ, ये आ रहा है 1/2, यहाँ से इतना ये आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों क्लिक कर दूँ अगर मैं, और देखो यहाँ से एम अल्फा अपॉन एम कितना आ रहा है, देखो निकालो अगर कितना है, एम अल्फा अपॉन एम कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है, पुट करते हैं इजीली, कितना हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, ये 4 है, वन अपॉन क्यू अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू, ठीक है, तो यहाँ से क्यू अल्फा अपॉन क्यू कितना आ रहा है, ये आएगा, यानी कि इसका उल्टा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आएगा, ठीक है, ये जाएगा 2 इंटू 1/2 कितना जाएगा 1, ठीक है, तो आर अल्फा अपॉन आर टी कितना हो गया 2 बना, ठीक है, रिटर्न करेगा, ठीक। स्टेट Bose quantization condition of angular momentum, calculate the shortest wavelength of the bracket series and state to which path of electromagnetic spectrum does it belong, all right। तो देखो बोस कंडीशन क्या होती है, बोस ने कहा था क्या कि इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट में जो है रह पाएगा जिसका मोमेंटम जो है मोमेंटम वो इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका, एन एच अपॉन 2 पाई का, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन लिख देंगे इस पर हम देखते हैं इसका मेथड क्या है, ठीक है, मेथड करते हैं।
तो हमको क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाले, ठीक है। अच्छा, तो देखो हमें क्या पता है कि 1/λ क्या होता है, ये होता है R 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर ब्रैकेट सीरीज मतलब क्या होता है, देखो लाइमन बाल्मर फास्टन ब्रैकेट, ठीक है। इसके लिए मेरा जो होता है n1 कितना होता है, इसके लिए 1 होता है n1, ठीक है। इसके लिए n1 और 2 होता है, इसके लिए n1 होता है 3 होता है, इसके लिए n1 तक, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए शॉर्टेस्ट, ठीक है, उसके लिए मुझे इन्फिनिटी से n4 पे लाना पड़ेगा, ठीक है, समझ लो। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मेरे को एन जो फाइनल मेरा होगा 4 होगा, ठीक है। तो सॉल्व इन्फिनिटी होगा, ठीक है। एंड 4 जो होगा वो कितना होगा, फर्स्ट फाइनल मेरा कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। मतलब मैंने 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से, इन्फिनिटी यहाँ पर आएगा। तो इस ट्रांजिशन के परपेंडिकुलर जो रेवोल्यूशन निकलेगा ना, उसकी मेरे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। मैं पुट करूँगा सारी वैल्यूज, मेरा लगभग कितना आएगा, आर यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर मतलब 3/3 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 0 हो गया, तो लंबा कितना हो गया, R/16, लंबा कितना हो गया, लंबा हो जाएगा मेरा 6.8, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना आप आर की, ठीक है। और फिर चेक करना कि भाई किस रेंज में है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो देखो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन एटम, 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू ई स्क्वायर, है ना। ये होता है ग्राउंड के लिए, टेम्परेचर हमारा ये होता है। तो वैसे वेलोसिटी कितनी होती है, वो कितनी होती है वेलोसिटी, ये होती है 1/137 सी बाय, ठीक है। ये ऐसा होता है। मेरे को निकालना है क्या, आई हैव टू कैलकुलेट दैट ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होगा हाइड्रोजन के लिए, ये होगा 2 पाई आर एन अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। 2 पाई आर तो करो यहाँ पे 0.53, ठीक है, 10⁻⁻² अपॉन स्पीड कितना है, सी अपॉन 137 इंटू, तो यहाँ पे जाके n2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले आता हूँ, n2 करते हुए ले आते इसको, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेना कहाँ पर आएगा, ठीक है। 0.53 ठीक है। अब देखो यहाँ पे n कितना लेंगे, हम n लेंगे 2, क्यों, क्योंकि बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, उसके लिए हमारा n2 होता है, राइट। m को कर देना, बड़ा सा आएगा, फिर हम निकाल दो, फिर 8 जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ठीक है, बड़ा सा होता है, ठीक है। इसे कर लेना फिर, राइट। कल पढ़ते हैं, why a signal transmitted from a TV tower cannot be received beyond a certain distance, write the explanation for the proof separation between the receiving and the transmitting medium, बताइए। तो इसमें क्या होता है, देखो अब बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ होता क्या है कि जो हमारे ना, जैसे मान लो अगर मान लो मेरा यहाँ पे अर्थ, ठीक है, हमारा अर्थ, ठीक है, यहाँ पे मान लो एंटेना यहाँ रखा है, ये एंटेना यहाँ लगा है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से सिग्नल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा एंटेना यहाँ पर होगा तो यहाँ से ना अर्थ का कर्वेचर इसको ब्लॉक कर देगा, यहाँ तक पहुंच चुका है, आप क्यों, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, वाइज क्या कहते हैं, why signal of from a TV tower cannot be received beyond a certain limit because curvature of earth से ब्लॉक कर देते, ठीक है। इस तरह से ये आएगा, है ना। हम यहाँ पे निकालने एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं आराम से, डेरिवेशन है पूरी, है ना, आप कर लेंगे। और ये कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो अगर ये मेरा डिस्टेंस है, ये ट्रांसमीटर है यहाँ पे, ये रिसीवर है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि V1 इतना है, ठीक है। ये मेरा D2 है, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आता है, ये कितना कितना आता है, ये आता है जरूर 2HT इंटू आर, आर क्या है मेरा, ये जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है ना। एच टी क्या है, हाइट ऑफ ये ट्रांसमीटर एंटीना, ऐसे मेरा डी टू कितना हो जाएगा, 2H आर आर, ऐसा क्या है, इसमें एंटीना का मेरा हाइट, ठीक है। और ये मेरा है, इसको प्लस कर दो, मेरा दिया जाएगा, ठीक है, मेरे पास ठीक है, स्पेशल हो जाएगा। Why is the wave theory of electromagnetic radiation is not able to explain photoelectric effect? How does photon actually work this? अच्छा, तो देखो होता क्या एक्चुअली, जो हमारी वेव होती है, क्या कहती है, वो कहती थी कि जो हमारी वेव होती है ना, ये रेडिएशन जो होती है,
उसमें एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसकी प्रिडिक्शन ये थी कि अगर मान लो कोई लाइट अगर मेटल सोर्स से पड़ेगी ऐसे करके, ठीक है, तो ना ये जो मेरी जो लाइट है ना, इसमें से एनर्जी ना कंटिन्यूअसली निकलेगी, है ना, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या कहते हैं, एनर्जी लेने का वेट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए यहाँ पे जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक, इसके पास खाली 0.2 जूल एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये वेट करेगा कि उसे कितना एनर्जी मिलेगी, ठीक है। 0.2 मतलब कि 0.2 जूल एनर्जी होती है इस सेकंड में, ठीक है, देती है। तो इसको ना वेट करना पड़ेगा कि जैसे इसके पास, इट विल वेट फॉर 10 सेकेंड, कि जैसे इसके पास जीरो एनर्जी मिल जाएगी इससे निकल जाएगा, ठीक है। इसका मानना ये था, मतलब कि तुरंत मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ठीक है, पहली बात तो ये थी, है ना, और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जो है कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती है, इसमें पहले ये कहा। और हमारे जो वेव थ्योरी इसमें हमें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसका रूल बताया नहीं था, कि इसका तो कहना ये था कि मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हो वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसने ये कहा था कि इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो उससे क्या होगा, मेरी इलेक्ट्रॉन की ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। इसने ऐसा ही सब इसने कहा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली करा तो ऐसा कुछ भी हमें दिखा नहीं, ठीक है, मतलब सारे इसके इक्वेशन फेल हो गए, ठीक है, इस थ्योरी के। इसका मतलब क्या हुआ, फिर है ना, फिर जब हमने माना कि लाइट जो है हमारे फोटोन है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे हमारी जो सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो उसको ऐसा बना के लिख सकते हैं अपने आराम से, अपने पढ़ा भी होगा ये ना, हम डिस्कस करें खाली यहाँ पे नॉइजल सिस्टम में आए हैं, राइट। उसको लिख लीजिएगा ऐसे ही कि फेलियर्स क्या आते हैं इसके लिटरेरी के, उसके बाद फिर कहते हैं कैसे फोटोन ने रिचर ने इसको हेल्प की, राइट। लिखा है प्लॉट ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी रॉयल वेवलेंथ लैम्डा associated with the charge particle of mass m versus 1/ρ where is the potential difference through which the particle is into अच्छा, ऑलराइट। देखो मतलब मुझे पोटेंशियल लैम्डा, ठीक है, अच्छा लैम्डा वर्सेस 1/रूट वी ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ करना। ये क्या मेरा पोटेंशियल है, ठीक है, डिफरेंस है, पी डिफरेंस है, जिससे मैं चार पर्टिकुलर स्प्लिट किया, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक्सप्रेशन निकालते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, फिर है ना, फिर उसको देख के ग्राफ बनाएंगे उसका। जैसे मान लो पर अगर चार्ज क्यू दे रखा है, ठीक है, और अगर इसका मास है, मैंने इस चार्ज को पोटेंशियल बी से किया एक्सेलरेट, ठीक है, मुझे लगाया, ठीक है, मैंने कर दिया एक्सेलरेट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, राइट एनर्जी कितनी होगी, राइट एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो मतलब ये जो मतलब पोटेंशियल है लेकिन वर्क करेगा इस पे, वो कितना क्यू इंटू वी होगा, ठीक है, वो कवर हो जाएगा इसमें, कवर इंटू काइनेटिक एनर्जी जो कि यहाँ पे यूज होगी इसकी वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, क्यू वी जो है, अच्छा हाउ कैन आई राइट दिस रेडियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो होता है p स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, हो जाएगा। तो यहाँ से देखो p कितना आएगा, ये देखो 2m q इंटू v, ठीक है, अपॉन ठीक। तो हमको ड्रॉ करना है लैम्डा वर्सेस 1/रूट, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो वेक्टर क्या होती है, ये होती है h अपॉन p होती है, हमने p से निकाल लिया पहले, तो h अपॉन अंडर रूट 2m q, ठीक है। तो देखो क्या सोल्यूशन आ रही है, लैम्डा जो है इक्वल टू कितना है, h अपॉन 2m q अपॉन जो है कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट, q कांस्टेंट, h कांस्टेंट, मतलब इट इज लाइक y इक्वल टू mx, है ना। तो स्ट्रेट अप आएगा ऐसे, यहाँ पे 1/रूट लिखेंगे, ठीक है, नंबर ये ना देखो, लैम्डा वर्सेस 1/रूट, ठीक है, लैम्डा वर्सेस v नहीं, रूट भी नहीं, ठीक है, मेरे को तो मेरा पूछ रहा था, ठीक है, क्योंकि 1/रूट दे रखा है, ठीक है, आई विल ट्रीट एज अ वन क्वांटिटी, ठीक है, तो मेरा x हो जाएगा, देखो ये लग रहा था, ठीक है। अब इसकी स्लोप क्या होगी, m क्या है इसकी, देखो m ये है, ठीक है, मतलब इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी डिफरेंस, स्लोप क्या है, ये जिसके में, ठीक है, h अपॉन अंडर रूट 2m2, ठीक है, कुछ है सब क्वेश्चन में क्या चार्ज के फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका हाउ डज दिस ग्राफ गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ग्राफ कैसे निकालेंगे, हम ग्राफ से हम स्लोप निकाल लेंगे, और जो फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो यहाँ से हम इसका चार्ज निकाल लेंगे, जैसे स्लोप स्क्वायर कर दो, कर जाएगा कौन 2 इंटू, ठीक है, यहाँ से क्यू कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन स्लोप का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2m डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द चार्ज ऑफ द पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन क्या है,
तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द इक्विवेलेंट सरफेस फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द z डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा मान लो अगर ये ऐसे डायरेक्शन में जाए, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना, डिस्टेंस है ये इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस जो है d1 इक्वल होगा, क्यों, तो मेरी फील्ड जो है फील्ड में यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर बोला होता ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस में मेरा घट जाता, ठीक है, इस केस में डिस्टेंस जो है d2 वो कम होता है d1 से, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला d इज इक्वल टू जीरो dr, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बढ़ेगी वहाँ पे पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, ये तो बात है, ठीक है, तो ऐसे बनेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे रख दो आप, मान लो कि डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखाना है तो ऐसे करके इस तरह से मेरी सर्किट मेरी ना, बता दो कि ये z डायरेक्शन फील्ड यहाँ पर है, ठीक है, z डायरेक्शन है मेरी और ये दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इससे बन जाएगा ड्राइव एक्सटेंशन आपको कर सकते हैं डेरिवेशन के लिए ना, तो पोटेंशियल निकालना है डायपोल के एक्सटेंशन पॉइंट की, है ना, लेटर हमको अलग करते क्या है, कह रहा है using Kirchhoff rules calculate the current through the 40 ohm and 20 ohm resistors in the following circuit। ना जो रूल लगाते हैं यहाँ पे कैसे लगाएंगे, मान लो अगर ये है शॉर्ट सर्किट फास्ट लेट्स जस्ट नोट करें, ठीक है, मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आयरन जा रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से आयरन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा I1 को I2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से I2 करंट जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू, और यहाँ से भी इतना जाएगा, यहाँ से वापस मेरा I2 चला जाएगा, मोटा रन हो जाएगा, ठीक है, लेट्स टेक दिस टू, एक लूप ये लो, एक लूप ये लो, है ना, तो हमारा क्या कहता है कि सम ऑफ EMF जो होगा, ठीक है, वो होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I into R, ये होता है। तो देखो मेरा फर्स्ट लूप है, ये लूप जो है इस लूप में क्या हो रहा है, इस लूप में कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, ठीक है, करंट भी यहाँ चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि I1 I2 प्लस 2 पॉजिटिव होगा इंटू R इंटू 10 पॉजिटिव लूंगा इसको मैं, बिकॉज जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, प्लस ले लिया। अब देखो ये इसको देखते बाद में भी ये इसको भी वापस ऐसा आ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा करंट भी जा रहा है, ठीक है, फिर से प्लस कर लूंगा, प्लस I1 इंटू 40 लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, इसमें के बारे में देखते हैं, इसको में कितने पोटेंशियल EMF है, खाली एक ही EMF है ना, देखो मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या होगा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव ले लूंगा, प्लस 40 ले लूंगा, ठीक, तो यहाँ से और सॉल्व सारी जगह कर दिया I1 प्लस I2 प्लस 4I1 इक्वल टू 4, ठीक है, फिर है 5I1 प्लस I2 कितना हो गया 4, ठीक है, फर्स्ट नाउ तो क्या था मेरा वॉज इन लूप विच लूप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मान इसको सेकंड लूप मेरा था फर्स्ट लूप, तो सेकंड लूप में क्या होगा, इसको ऐसे लूप देखो, इसमें क्या हो रहा है मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, बट करंट मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या लूंगा, करंट कितना है यहाँ पे, इसमें करंट कितना है I1 है, ठीक है, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ऐसे, करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि ये नेगेटिव में आएगा मेरा माइनस I1 इंटू 50, ठीक है। अब मैं ऐसे जाऊंगा तो क्या होगा, इस पोटेंशियल के थ्रू में कैसे जा रहा हूँ मैं, वो पहले इसको छोड़ो, इसको देखते हैं पहले, मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है, करंट कैसे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा प्लस का 20 इंटू I2 होगा, ठीक है, इसके बाद करंट I2 जा रहा है इक्वल टू पोटेंशियल में कितना होगा, इस लूप में खाली एक ही EMF है वो यहाँ पर है, और ये कैसे जा रहा है मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरा मतलब मैं नेगेटिव पॉजिटिव से जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है पॉजिटिव पोटेंशियल लूंगा मैं, मेरा 80 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 20 होगा, ठीक है, माइनस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू राइट। क्वेश्चन 2 हो गई है ना, तो सॉल्व कर लेंगे आराम से हम, है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक, तो ऊपर बना दो I1 तो यहाँ पे प्लस I2 इक्वल टू, ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, माइनस कर दो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, हो जाएगा माइनस 7I1, ठीक है, 0 हो गया, तो इक्वल टू 0, आगे कितना है I2 0, ठीक है, 7 0, तो I2 कैसे निकलेगा, यहाँ से I2 निकाल लो,
ये मान लो आई2 जीरो है तो आई2 कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जीरो डालो तो ये भी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। और क्या बोल रहा था इसमें कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज्ड इन वन रेडार इन बैटरी का यूज करते हैं हम, यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं माइक्रोवेव, राइट। तो हमारा इसका रेंज कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी होती है 10 टू पावर 9 हर्ट्ज टू 10 पावर 12 हर्ट्ज, ठीक है। ये हो गया रेडार का हमारा। और फॉर आई सर्जरी केस होता है जिसमें सबसे यूवी रेज यूज करते हैं, यूवी रेज, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है, यूवी लिख लेंगे कहीं साथ नीचे, मतलब ठीक है, ठीक है। ये इसका आंसर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, देखो इसमें क्या होता है, मुझे मालूम है ना कि मेरा डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होती है, वो हाफ सैन नॉट की स्क्वायर होती है, ठीक है। ऐसे होता है ना। मुझे पता है कि जो ई है ना, वो इसमें सी भी होता है, मतलब ई वैल्यू सी होती है ना, सी होता है, ये मुझे पता है। तो मैं यूज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सैन नॉट, ये कितना हो जाएगा, ये सी दिया जाएगा, ठीक। तो करूंगा तो यहाँ पे सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इस चीज का कितना होता है, 1.07 होता है। तो यहाँ पे 1.2 बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसे कैंसिल कर देगा तो कितना रहेगा हम लोग, हाफ बी स्क्वायर, है ना। ये क्या आ गया, ये आ गया डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसके लिए चला मैं कर दिया, ठीक है। मैं भी हमको चाहिए, राइट। तो अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म वेवफ्रंट से डिफाइन कर लोगे आप इसको आराम से, डिफाइन डिफाइन करना है, ठीक है। और वेरीफाई करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय यूजिंग वेवफ्रंट, ये आपने सीखा होगा रेडिएशन में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो जो आप क्लास शुरू करिए, आइए हम बताएंगे इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हमें फोकस करेंगे हमारी क्लास पर डिफाइन बता देंगे इसको क्या आता है, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। और स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई टू इसके आफ्टर डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर लूप है, ठीक है, इसका साइड ए देखिए और ये डिस्टेंस पे है, क्या कैरी करना है, ऑब्टेन द क्वेश्चन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एट द बहुत अच्छा। तो हमको पता है इसके लिए क्या, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है ना। तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसा चलते म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, I1 I2 अपॉन R, ठीक है। अगर मुझे दो वायर से ट्रेवल करने होंगे, ठीक है, आपस में जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके इसमें फोर्स कितना लगता है, ये लगता है फोर्स, ठीक। अगर अगर इनका करेंगे डायरेक्शन तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ये ऐसे मान लो दो अगर ऐसे 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 होंगे, इसको रिपल करते हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये वायर तो ऐसे इस पे कितना फोर्स लगेगा, पहले वो निकालते हैं, ठीक है। करो रेजिस्टेंस एल है, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा, ये यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। I1 इसका करंट, ठीक है, ठीक है, अपॉन एक्स इंटू इसके लिए, राइट। निकालते फोर्स मैंने किस बेसिस के ऊपर, ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स हमेशा विल में अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे ऐसे सुनता है। तो ये करंट कैसा होगा, अब ये, ठीक है, इसको रिपल करेंगे, ए बी है, ठीक है, सी बी। तो जो ए बी पे करंट लगा है ना, इसका जो मेरा फोर्स लग रहा है वो इसको करेगा रेपल, ठीक है। अब ये करेगा, अब ये फ्रॉम वायर ना। अब मान लो कि फोर्स जो है, ठीक है, इस मान लो यह बनता, अब इस करंट इस वायर की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, लगेगा लेफ्ट मान लो यूनिट अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। I1 इंटू करंट I2 है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस, ठीक है, डिस्टेंस कितना है पूरा, ठीक है। तो एक्स प्लस कर दो यहाँ पे, और इसका जो लेंथ कितनी हो ये, है ना। ये कैसा होगा, ये अट्रैक्टिंग डायरेक्शन, ठीक है।
तो एफ नेट कितना होगा, ये होगा मेरा कितना, ये होगा F1 माइनस टू। क्यों स्क्वायर सेकंड के लिए होगा क्यों, बिकॉज क्योंकि मेरा F1 इज ग्रेटर देन ऐसा क्यों, क्योंकि देखो x छोटा है, ठीक है ना, तो देखो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी दोनों में सेम है ना, ठीक है। अब देखो इसके नीचे जो मान लो अगर 10 के नीचे अगर एक बार 5 है, ठीक है, अगर 10 के नीचे एक बार मान लो अगर 15 है, तो बीच में ग्रेटर, इसलिए बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, जो आएगा मेरा यहाँ पे आंसर, ठीक है, इसे आप मैच कर देना, ठीक। चलो उसमें क्या है डेरिवेशन, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताओ कि आप कमिंग बैक करने के लिए लोअर लेवल ग्रेड आएगा का फुल स्कोप इन द क्वालिफिकेशन, तो देखो इसमें बोल रहा है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसका फोकल कितना है 50 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। आज से कितना फोकल लेंथ है, ये है 10, ठीक है, हाँ, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी कितना जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा FO अपॉन E, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, 15 अपॉन 0.01 तो 15 को आ जाएगा, ठीक है। क्या निकलेगा ना, एक मूल को मूल को लेगा, ठीक है, तो डायमीटर होगा ये है ना, मैंने यहाँ पे लगा रखा है टेलीस्कोप, ठीक है, जैसे वो इसको यहाँ पे साइकिस होगा, स्मॉल ऐसे ले जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसे बनेगी, ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा, राइट, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कैसे होगा, इसको बीटा बोलेंगे, तो बीटा होता है, ठीक है, ये अल्फा होता है, राइट। अब ये इसका डायमीटर निकाल जाए, तो इसको इस तरह रखे मेरे को, इसे मान लो कि ये एच आई, ये मान लो कि हाइट कितनी इसकी बताइए हमको, तो देखो अल्फा कितना होगा यहाँ, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये भी कितना रखा है हमको, ये डायमीटर ऑफ मूव, ये मेरा कितना 4 है, ठीक है, 1 पावर 6 मीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना रखा है, इससे गुणा हो गया, ठीक है, मीडियम पावर निकाल लिया, ऐसे मीटर निकाल लूंगा, कितना आएगा एच आई, ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसकी, एच आई अपॉन दिस डिस्टेंस कितना होगा, एफ एफ पी होगा मेरा ये 0.01 मीटर सही, ठीक है। अब देखो मेरी जो मेरी पावर होती है कितनी होती है, वो होती है टेन अल्फा को डेल्टा होती है ना, ये साइन पावर कितनी होती है, टेन अल्फा को डेल्टा तो होती है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको हम, ठीक है, ये 15 से पुट कर देंगे इसको, ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर सॉल्व इट तो सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर लेंगे इसको सॉल्व, और इसको सॉल्व करना, आंसर निकालना है इसका, अपने कितना इसका आंसर आपने कितना अराउंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लिखते हैं स्टेट कॉस्ट ऑफ और मैग्नेटिज्म, इसका मतलब ये क्या होती है, पता आपको डी और डी जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी, ये शो करता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट, मतलब ये होता है होती है इसकी वीडियो बना के जैसे भी है ना, राइट द फोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखने के नाम से क्या होती है ऑलरेडी, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, और जहाँ पे ज्यादा होती है मल्टीपल है वहाँ पे फिर स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी है ना, और नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करेंगी, ठीक है, और कंटिन्यूस को बनाते, ठीक है, एक फॉर्म का कंटिन्यूस फुल कंटिन्यूस, ठीक है, आराम से आप ना फंक्शन क्या है इसका बिल्कुल लिखते हैं, लेट्स वीडियो लंबी हो रही है हमारी, एक काम करते हैं हम भाई उसमें अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है।